ठीक। देखो इसमें राज्यसभा पढ़ा था ना, और शेड्यूल में क्या लिखा हूँ, क्या टॉपिक है? अच्छा, जुडिशरी है। चलो इसके बात कर लेंगे। अच्छा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो नहीं हुआ है? एक बार देखो, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हुआ तो नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति टॉपिक हुआ तो नहीं है? नहीं हुआ है? ठीक है, तो एक टाइटल बना लो, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन होता है। होता कैसे है वो देखो। वाइस प्रेसिडेंट जब इस पद पे आता है, मतलब कोई व्यक्ति जब उपराष्ट्रपति बनता है, तो इस ऑफिस से जुड़े होने की वजह से उसको एक दूसरी पोस्ट और मिल जाती है, वही है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जब बने कुछ और मिल रहा है कुछ और भी, तो वो जो कुछ और भी है वो एक्स ऑफिसियो पोस्ट कहलाती है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है, लेकिन इस पद के साथ एक पद और जुड़ा है बाय डिफॉल्ट, वो ये पोस्ट है। तो इसका मतलब जब इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, तो इसका दूसरा मतलब ये हुआ ना कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अगर ये व्यक्ति ही ये है, इसीलिए जो इक्वल टू किया मैंने, अगर यही व्यक्ति ये है, तो अगर हम ये क्वेश्चन पूछें कि राज्यसभा का अध्यक्ष क्या चुना जाता है, एक ऑप्शन, क्या सिलेक्ट किया जाता है, क्या नॉमिनेट किया जाता है, या नन ऑफ दीज। ठीक है, देखो, जब कोई एक पोस्ट, ये वाली, अगर किसी और व्यक्ति को कुछ बन जाने की वजह से ये पोस्ट मिल रही है, तो वो पोस्ट ऐसी कहलाती है। और जो ऐसी पोस्ट होती है एक्स ऑफिसियो, वो पोस्ट ना तो इलेक्टेड मानी जाती है, ना सिलेक्टेड, ना नॉमिनेटेड। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि आप बने कुछ और, दूसरा कुछ और मिल गया। जैसे मैं आपसे कहूं कि नीति आयोग, जिसको पहले प्लानिंग कमीशन कहते थे, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो जैसे ही मैंने कहा आपसे कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, आपने बोला प्रधानमंत्री होता है। तो असल में नरेंद्र मोदी नाम का कोई व्यक्ति, वो प्रधानमंत्री है। तो क्या नरेंद्र मोदी को अलग से बुला के कहा गया कि तुम इसके अध्यक्ष बनोगे? कोई इलेक्शन तो नहीं हुआ, कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ। तो ध्यान रखना, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है वो बाय डिफॉल्ट या इस वजह से वो व्यक्ति इसका अध्यक्ष बन जाता है। ठीक ऐसे ही राज्यसभा के चेयरमैन की कहानी है। ठीक है, बनाओ पहले।
जिस कॉलेज में हम लोग बैठे हुए हैं ये किस यूनिवर्सिटी का कॉलेज है? पहले एमजेपी का था, अब किससे जुड़ा हुआ है? एमजेपी जो यूनिवर्सिटी है वो किसकी है? केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है या प्राइवेट है? किसकी है? राज्य सरकार की है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है। जब राज्य में जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उन यूनिवर्सिटीज में आपको आमतौर पे पता होगा एक वाइस चांसलर होता है। जब आप ऑफिस में जाओगे वहां पे देखो एक बोर्ड लगा हुआ है, मतलब पत्थर लगा हुआ, उस पर लिखा है वाइस चांसलर वगैरह वगैरह। आपको पता है राज्य की सरकार के जितनी यूनिवर्सिटीज होती हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, उनका चांसलर कौन होता है? वाइस चांसलर तो अपॉइंट होता है, वो प्रमोट होके आता है, तो वो तो आपको वहां लिखा हुआ दिख जाएगा। लेकिन चांसलर कौन होता है? वाइस चांसलर से ऊपर कौन होता है मालूम है? गवर्नर होता है राज्य का। राज्य यूनिवर्सिटीज की जो चांसलर होता है वो गवर्नर होता है। लेकिन उसका कहीं ना इलेक्शन होता है, ना नॉमिनेशन होता है, ना उसके लिए कोई मेरिट बनती है। तो जो व्यक्ति जब गवर्नर बन जाता है तो गवर्नर बनने की वजह से उसको राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर बना दिया जाता है, ये मान लिया जाता है। तो हम ये कहें इसी को केवल कंपेयर करने के लिए कि राज्य विश्वविद्यालयों का आमतौर पे, कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़ दें, तो राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर कौन होता है? राज्य का राज्यपाल। तो राज्य का राज्यपाल इस वजह से बन जाता है, एक्स ऑफिशियो तौर पे मान लिया जाता है, ठीक है, कि भाई आप गवर्नर हैं तो बाय डिफॉल्ट आप चांसलर बन गए। फिर उसके नीचे काम करने के लिए एक वाइस चांसलर होता है, फिर और बहुत सारा स्टाफ होता है, कुछ कुछ ऐसे, ठीक है। अब मतलब ये शब्द बहुत अच्छा नहीं है लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूं। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एक क्वालिफिकेशन होता है, दो शब्द हैं, तो हम ये दोनों को मिक्सअप कर दे रहे हैं, अलग अलग नहीं लिख रहे, ठीक है, ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए, यानी कि कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, क्योंकि अभी इलेक्शन हुआ है उसका, है ना, तो ये न्यूज में है, इसलिए ध्यान रखना इसका थोड़ा। कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है? तो सबसे पहले वो व्यक्ति भारत का, दूसरी बात मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 साल, और वो व्यक्ति किसी लाभ के पद पे काम ना कर रहा हो, बात नहीं, लाभ का पद धारण ना करता हो। लाभ का पद क्या होता है? ये राष्ट्रपति जब पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था आपको, ठीक है। अगर चलो फिर से बता देता हूं, पर जैसे जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसको ये पहले बताना पड़ेगा कि वो इससे पहले कर क्या रहा है, मतलब नौकरी वगैरह कहाँ कर रहा है, कहाँ इनकम सोर्स है उसका। तो अगर वो पद जिसपे वो अभी फिलहाल है, अगर सरकार से सैलरी ले रहा है, कमीशन ले रहा है, या किसी सरकारी कंपनी में जैसे बीएसएनएल वगैरह है, या कोई और वेंचर है जिसमें सरकार का आधे से ज्यादा मालिकाना हक है, तो उसके शेयर्स या डिवेंचर्स अगर उसके पास हैं तो भी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की परिभाषा में चला जाएगा। और अगर उसको इस पे आना है, चुनाव लड़ना है, तो पहले वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब माना जाएगा कि आप कोई ऐसा ऑफिस होल्ड नहीं कर रहे हैं जिस पे प्रॉफिट होता है। इसको एक लाइन में अगर कहें तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि कहीं से भी सरकारी पैसा अगर आपके पास आ रहा है तो उससे लिंक खत्म कर दो, तब माना जाएगा आप योग्य हो गए चुनाव लड़ने के, ठीक है। अच्छा, इसको और
एक दूसरे तरीके से भी समझो। अमिताभ बच्चन की वाइफ का क्या नाम है? जया प्रदा था, फिर जया बच्चन हो गया, है ना? जया प्रदा। अच्छा, कुछ और है? चलो ठीक है। उनकी वाइफ समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी से वो राज्यसभा की मेंबर है। शायद 2006 की बात है। राज्यसभा की सांसद थी और उत्तर प्रदेश की उस टाइम की सरकार ने उनको उत्तर प्रदेश फिल्म प्रमोशन बोर्ड का चेयरमैन या चेयरपर्सन भी बना दिया था। ठीक है? तो राज्यसभा के मेंबर होने के नाते सैलरी मिल रही होगी, और आप जब चेयरमैन बन रहे हो तो उसकी भी सैलरी होगी। अगर हम ये कह दें कि हम सैलरी नहीं ले रहे थे, या हम ये मान लेते हैं सैलरी उसमें है ही नहीं, ठीक है, तो आपने दो पोस्ट रख ली। अब आप कह रहे हो कि इस वाली पोस्ट से हम कुछ नहीं लेते हैं, सिर्फ हम नाम के लिए इसके चेयरपर्सन है। ये केस उनकी डिस्क्वालिफिकेशन तक आ गया कि राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने की नौबत आएगी, उनके खिलाफ ये मैटर उठा। तब सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने दलील दी थी, जब ये मामला वहां पहुंचा, कि जज साहब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के पद के दायरे में नहीं आती हैं, इनकी सदस्यता खत्म ना की जाए, क्योंकि ये राज्यसभा के चेयरपर्सन मेंबर होने के नाते जो सैलरी ले रही थी, सिर्फ वही ले रही थी। उत्तर प्रदेश फिल्म प्रमोशन बोर्ड जो संस्था बनी, उससे ये सैलरी नहीं लेती थी। तो फिर कोर्ट ने ये पूछा, ये बताओ चेयरपर्सन को उस बोर्ड के फंड से पैसा निकालने या सैंक्शन करने की पावर है या नहीं है? तो सरकार ने कहा हाँ है। तो उन्होंने कहा भले ही पैसा ना निकाला हो, तब भी ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की परिभाषा में आएगा। बात समझ गए? क्योंकि अगर लाभ का पद आप किसी को बता रहे हो कि यहां से प्रॉफिट आप ले सकते हो, और हम कह रहे हैं हमने लिया नहीं है, तो ये भी तो हो सकता है कि हमने लिया था और वापस रख दिया। मिसयूज हो गया ना, ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड कहलाएगा। इसी वजह से उनकी सदस्यता खतरे में पड़ गई थी। तो ध्यान रखना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ का पद एक बड़ा विवादित फील्ड रहा है लोगों की योग्यता या अयोग्यता निर्धारित करवाने में। ठीक है? फिर इसमें एक चीज और है कि वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है, उस व्यक्ति को एलिजिबल होना चाहिए जिस हाउस में वो बैठेगा, राज्यसभा में बैठेगा ना, तो राज्यसभा का मेंबर बनने के योग्य होना चाहिए। कहने का मतलब जो राज्यसभा मेंबर बनने की योग्यता है वो उसमें भी होना चाहिए। आप इस कमरे में तभी तो बैठे हैं जब इस योजना की सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनको नहीं एंट्री मिलती है, बाहर रहते हैं। तो ठीक वैसे ही इसके लिए भी है कि चेयरमैन जहां के बन रहे हो, कम से कम उतनी योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, बनाओ। नहीं दिख रहा हो तो हटा दो। दिख रहा है? लास्ट वाला दिख रहा है या बगुले की तरह उचकना पड़ रहा है?
एक लाइन में वहां कहीं साइड में लिख लो, भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद से प्रेरित है। द पोस्ट ऑफ इंडियन वाइस प्रेसिडेंट is inspired from the post of Vice President of USA. देखो अगला पॉइंट कि कोई व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है उसको मिनिमम सपोर्ट दिखाना पड़ेगा अपने फेवर में। ऐसे नहीं कोई भी मतलब इतनी योग्यताएं रखता है और फॉर्म भर दे कि भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, केवल सीरियस कैंडिडेट ही आए। इसीलिए एक नियम बना हुआ है लोकसभा या राज्यसभा। देखो एक शब्द आता है प्रपोजर्स, प्रस्तावक। मतलब ये कहने का कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है वो अपने फेवर में इतने सदस्यों को अपने फेवर में दिखाएगा और उनसे साइन करवा के लिखवाएगा कि ये मेरे नाम को प्रपोज कर रहे हैं, यानी कि सपोर्ट में है। ठीक है। फिर एक शब्द आता है अनुमोदक, उसको सेकेंडर भी कहा जाता है वैसे, या आप अपनी भाषा में अप्रूवर भी कह सकते हो। ये भी 20 MP ऑफ लोकसभा या राज्यसभा होने चाहिए, यानी कि ये 20 अलग है और ये 20 अलग है। ये प्रपोज करेंगे, ये उनको सपोर्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे, तब जाके आप फॉर्म भरने या नॉमिनेशन के लायक हो पाओगे। ठीक है, पहले बना लो ना ना, अलग अलग है। हाँ ये अलग वो अलग। हो गया। अब देखो आगे, उपराष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा, यानी कि जो लोग उसके चुनाव में वोट डाल रहे होंगे वो कौन होंगे, इस पे क्वेश्चन राष्ट्रपति से कंपेयर करके पूछता है। उस वाले में और इस वाले में थोड़ा फर्क है, इसलिए ध्यान रखना। इसमें ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा
यानी कि लोकसभा के सभी सदस्य, ध्यान रखना ऑल वर्ड है। हालांकि ये बड़ा बेसिक बातें हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा अपग्रेडेड पढ़ रहे होते तो ये सब बेसिक बातें यहाँ नहीं करते। ये तो कुछ कुछ ऐसा जैसे प्रीलिम्स टाइप पढ़ रहे हैं, और कुछ मजबूरी भी है, आपको पता है। तो इलेक्टेड वर्ड यहाँ नहीं लिखा है। इसका मतलब लोकसभा में अगर कोई नॉमिनेटेड हुआ करता था तो वो भी वोट डालता था, यानी कि ये भी वोट डालते थे और ये भी डालते थे। बात समझ गए? ऑल में दोनों छुपे हुए हैं। जबकि आप प्रेसिडेंट वाला खोल के देखना इलेक्टोरल कॉलेज, वहां केवल इलेक्टेड वर्ड आया। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों वोट डालते थे। अब क्योंकि लोकसभा में जो नॉमिनेटेड दो होते थे उसको 104th अमेंडमेंट 2019 से हटा दिया गया, एंग्लो इंडियंस। तो अब होते नहीं है, तो जब होते नहीं है तो शायद ऑल में इलेक्टेड ही आएगा, क्योंकि नॉमिनेटेड तो खत्म हो गया। तो ऑल में वो मान लिया जाएगा कि केवल इलेक्टेड ही है। लेकिन शब्द पे ध्यान रखना, हो सकता है कि क्वेश्चन बनाने वाला इस चीज से अवेयर ना हो, और ये बहुत होता है यूपीपीसीएस के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें। अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें 12 क्वेश्चन चैलेंज हुए हैं, और बिल्कुल सामने से पता चल रहा है गलत है। तो 12 क्वेश्चन, वो भी लोक सेवा आयोग गलत अगर दिखा रहा है, उसको ऑप्शन बनाने नहीं आ रहे, तो यहां अगर वो बना देगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। फिर ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ या फॉर राज्यसभा, तो ये दोनों हैं। यहां भी ध्यान दो, यहां भी ऑल वर्ड आया है। इस ऑल में इलेक्टेड भी है और नॉमिनेटेड भी है। नॉमिनेटेड यहां लिखना जरूरी है, ध्यान रखना। 12 मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड का मतलब जो चुनाव लड़के नहीं आए, बस कुछ एक्सीलेंट काम किया हुआ था, राष्ट्रपति ने उनको राज्यसभा में भेज दिया। ठीक है, लोकसभा का सिस्टम खत्म हो चुका है कि वहां नॉमिनेटेड, यहां बाकी लोग इलेक्टेड होते हैं 12 के अलावा। ठीक है, तो यहां ये भी वोट डालेंगे और ये भी वोट डालेंगे। ठीक, बनाओ। हाँ, एक बात और, एक तो ये ध्यान रखना कि यहां नॉमिनेटेड या इलेक्टेड जैसा शब्द नहीं आएगा। ऑल पे ही टिक करना है आपको, चाहे लोकसभा या राज्यसभा कुछ भी हो। दूसरी बात, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वोट डालते थे, यहां नहीं डालते हैं। लिख के काट देना ताकि गलती ना हो। बनाओ। राज्यसभा में इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों होते हैं, तो वहां फर्क नहीं करना, ऑल पे ध्यान देना है। मतलब इलेक्टेड भी वोट देगा और नॉमिनेटेड भी वोट देगा, कहने का मतलब ये। विधायक वोट नहीं देते हैं, बस ये जरूर ध्यान रखना। राष्ट्रपति वाले में देते हैं, उसी से तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब जैसे मैं यहां बोल रहा हूं,
लिख रहे हैं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति कब पढ़ा था भूल गए, एग्जाम देने गए, वहां क्वेश्चन बनाएगा कि इनमें से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देता है या देता है, या उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देता है और नहीं देता है। इसी पे कंफ्यूजन क्रिएट करके आपसे एक ऑप्शन गलत करवा लेगा। उसकी इंटेंशन होती है, ऑप्शन बनाने वाली की इंटेंशन होती है आप गलत करो, क्योंकि मेरिट बहुत हाई जाएगी तो इसका मतलब है कि आप सवाल ढंग के नहीं बना रहे। वो चाहता है ऐसे ट्विस्ट बनाए देगा कि आप गलत करो और आपको महसूस भी होता होगा अरे मेरे तो लगभग सभी गलत हो गए, लगता है ज्यादातर गलत हो गया, तो इसीलिए लगता है। लगा था। हाँ, ये सभी को लगता है। हाँ, घर आके लगा होगा, जब आंसर की देखी होगी तब लगा। हाँ आ जाओ। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब पेपर बनाने वाला भी तो इंसान ही है, क्वेश्चन बनाने वाला भी इंसान है। आप उसके दिमाग सेट को पकड़ लो कि, और ये कैसे पकड़ में आता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के कि ऐसे बनाता है, मतलब आप उसके दिमाग से खेल रहे हो, वो आपके से खेलना चाह रहा है दिमाग से, तो आप एक दूसरे को जरा कम्युनिकेट कर लो कि कहां से कैसे ट्विस्ट ला सकता है। ठीक है, आगे लिखो, लिखो मैं बोलता हूं। उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, द इलेक्शन मेथड ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का चुनाव उसी प्रक्रिया से होता है जैसे राष्ट्रपति का। द इलेक्शन मेथड फॉर द वाइस प्रेसिडेंट is the same as the presidential election, जैसे राष्ट्रपति का या राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, तो यहां रिपीट नहीं कर रहे हम, याद आ गया क्या क्या प्रोसेस था उसमें। सिंगल वोट ट्रांसफरिंग सिस्टम था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। अगर नहीं याद आ रहा है पेज पलट के देख लो, याद आ जाएगा। ठीक है, उसको रिपीट नहीं कर रहे यहाँ पे, आगे लिखो। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 3.5 लाख, 4 लाख, 4 लाख रुपए प्रति माह होता है। द सैलरी डैश 4 लाख रुपीज पर मंथ। अगला, अगली लाइन में लिखो, उपराष्ट्रपति को शपथ, द ओथ टू द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को शपथ, ओथ टू द वाइस प्रेसिडेंट, डैश लगा दो, कौन दिलाता है, आगे डैश लगा के लिखो, राष्ट्रपति के द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, इस्तीफा देगा तो किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा, लिख लो, रेजिग्नेशन, इस्तीफा डैश लगा दो, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, एस राधाकृष्णन, और अब कौन से हैं, लिख लो, द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट वर्तमान उपराष्ट्रपति, डैश लगा दो, सीपी राधाकृष्णन। ब्रैकेट में लिख लो 12 सितंबर 2025,
मतलब ओथ जो ली है ना 12 सितंबर 2025, हो सकता है फैक्ट के तौर पे पूछ ले। आगे लिखो, उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप। उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। The proforma of oath for the vice president has not been given in third schedule. बल्कि आर्टिकल 69 में बल्कि आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप दिया गया है। बट द प्रोफार्मा has been given in article 69. ये बेतुकी सी बात लग रही होगी ना, क्यों लिखवाया है ये? लग रही है 69 कि उसमें नहीं दिया इसमें दिया है, ऐसा क्यों? यूपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसमें 2-3 ऑप्शन दिए हुए थे कि इनकी शपथ का प्रारूप थर्ड शेड्यूल में है या नहीं है, ये फाइंड आउट करना था। तो इसी के साथ और भी ध्यान रखना, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और राज्यों के गवर्नर्स का, इन तीन का ओथ का प्रोफार्मा थर्ड शेड्यूल में नहीं है, कंसर्न्ड आर्टिकल में है। बाकी सभी का थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है। इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चाहो तो कहीं साइड में लिख लो, तीसरी अनुसूची में, साइड में कहीं लिख लो, तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति कौमा उपराष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपालों के शपथ के प्रारूप नहीं दिए गए हैं। द प्रोफार्माज ऑफ ओथ फॉर द प्रेसिडेंट कॉमा वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर have not been given in third schedule. ब्रैकेट में लिख लो यूपीपीसीएस 2018 PYQ। अगला पॉइंट लिखो, द टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, द टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। राज्यसभा के लिए लोग कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 6 साल के लिए। तो कायदे में तो इसको भी 6 साल मिलने चाहिए भाई, राज्यसभा का ही तो चेयरपर्सन बन रहा है, लेकिन इसको 5 साल मिलते हैं। तो वही डैश लगा के लिख लो 5 साल।
एक ऐसे ही फैक्ट टाइप लिख लो, कोई भी उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह के लिए ही राष्ट्रपति के पद पर, अधिकतम 6 माह के लिए ही राष्ट्रपति के पद पर बैठ सकता है। Any vice president may hold the presidential post for a maximum duration of 6 months. इसके पीछे जो प्रोविजन है वो ये कि राष्ट्रपति का चुनाव जब पोस्ट खाली होगी, तो वैसे तो रूल ये है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनता है, और वाइस प्रेसिडेंट की भी खाली है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आता है, ठीक है। लेकिन ये भी लिखा है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट किसी भी वजह से खाली हो, रेजिग्नेशन, डेथ वगैरह वगैरह, तो विद इन 6 मंथ्स आपको इलेक्शन करा लेना है। तो कोई वाइस प्रेसिडेंट फिर मैक्सिमम कितने टाइम के लिए हो सकता है, ठीक है। आगे लिखो, एकमात्र व्यक्ति जो भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति आकस्मिक परिस्थितियों में आए थे, पद पर आए थे, आकस्मिक परिस्थितियों में पद पर आए थे। The only person who held the post of CJI, vice president and the president post डैश लगा दो, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये भारत के सीजीआई हुआ करते थे। उपराष्ट्रपति की पोस्ट खाली हुई क्योंकि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था और राष्ट्रपति की पोस्ट खाली पहले ही थी, तो नियम ये है मुख्य न्यायाधीश उपराष्ट्रपति बनता है, और जैसे ही उपराष्ट्रपति इस्तीफा देगा राष्ट्रपति बनने के चक्कर में तो वो खाली, और राष्ट्रपति की पोस्ट पहले से खाली है तो उसको वहां भेज दिया गया। ऐसा एक बार ही हुआ है इनके टाइम पे, ठीक है। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद इसलिए लगा है क्योंकि मोहम्मद के फॉलोअर हैं, हिदायत उनको अल्लाह ने दी होगी इसलिए हिदायतुल्लाह है। इससे बढ़िया हिदायत क्या मिली? वो 3 पोस्ट जो सबसे बड़ी है, कोई एक आदमी तीनों पे रह के चला गया। आगे लिखो, क्या कार्यकारी कौन, मतलब किस जगह कार्यकारी? हाँ, जैसे सपोज करो द्रौपदी मुर्मू बीमार हो गई या छुट्टी पे चली गई, तो उस टाइम के लिए जो आएगा ना वो कार्यकारी राष्ट्रपति होगा, और वो कार्यकारी आमतौर पे उपराष्ट्रपति ही होता है, ठीक, फॉर द टाइम बीइंग। क्या हाँ हाँ, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा नहीं, 6 महीने के लिए नहीं, हाँ वो कुछ दिन की बात हो रही है, तो वो वर्किंग प्रेसिडेंट कहलाएगा, कार्यकारी। हाँ हाँ
नहीं, वाइस प्रेसिडेंट का क्यों होगा, वो तो ऑलरेडी है, वो वापस आ जाएगा। मतलब ये एक टेम्परेरी प्रोविजन है कि इमरजेंसी में राष्ट्रपति का पोस्ट खाली ना हो, इसीलिए उसको बना दिया जाता है। अदरवाइज भारत में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का उप होने का सेंस नहीं है भारत में, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है उसको केवल नाम इसलिए दिया गया कि इमरजेंसी कंडीशन में पोस्ट राष्ट्रपति की खाली है तो जल्दी भागो, वरना उपराष्ट्रपति को काम क्या है, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा है। वो तो ठीक वैसे ही जैसे लोकसभा का स्पीकर होता है, तो उसको राष्ट्रपति जैसे कोई रोल नहीं है। जैसे सपोज करो डीएम होता है, डीएम के नीचे एडीएम होता है, एसडीएम होते हैं, तो इनके रोल हैं और उसी नाम से रिलेटेड रोल्स हैं, लेकिन इसमें उपराष्ट्रपति का कोई ऐसा रोल नहीं है, वो खाली एक टेम्परेरी तौर पे। उसका रीजन है भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें ये बताया गया है कि जहां भी या जिन देशों में रूल ऑफ लॉ चल रहा हो, कानून का शासन हो, और उस देश का सबसे बड़ा कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो, अधिनियम है ना ये 1949 का, तो ये खुद कानून है या नहीं है भारत का संविधान। तो कानूनन हमने लिखा हुआ है कि इस देश का हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, और आपने शब्द लिखा है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शैल वर्ड है, विल नहीं है, मतलब होगा ही होगा, खाली नहीं हो सकता। तो फिर अगर इस पोस्ट पे मान लो वो 1 घंटे के लिए भी नहीं है तो वैक्यूम हुआ, और रूल ऑफ लॉ जहां भी होगा वहां वैक्यूम नहीं हो सकता। तो इस 1 घंटे के लिए भी अगर ये प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट को बुलाना पड़ेगा, वो साइन करेगा रूल ऑफ लॉ को फॉलो अप में लेने के लिए, वरना एनार्की की स्टेज आ जाएगी। अगर आप ज्यूरिस्टिक अप्रोच से सोचेंगे, कानून शास्त्र के हिसाब से सोचेंगे, तो वैक्यूम जनरेट हो जाएगा रूल ऑफ लॉ में, इसीलिए उपराष्ट्रपति की पोस्ट रखी गई है। ठीक है, चलो आगे लिखो। कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी उपराष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। एनी पर्सन मे बिकम वाइस प्रेसिडेंट फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, अच्छा स्पेशल पावर तो लिख ली ना राज्यसभा की, राज्यसभा की विशेष शक्तियां तो लिख ली थी। ठीक है, नया टॉपिक बनाओ ना, लोकसभा। देखो, लोकसभा को लोअर हाउस या निम्न सदन भी कहते हैं। एक फैक्ट और ध्यान रखना, जैसे भारत में जो नई संसद बनी है उसमें सीटिंग प्लान पे क्वेश्चन बनेगा। मैंने वैसे वीडियो बनाया था, देख लेना उसको एक बार, चाहे तो किताब में पढ़ लेना। सीटिंग प्लान पे क्वेश्चन ये बनेगा कि ये राज्यसभा है तो यहाँ चेयरपर्सन बैठा हुआ है, इधर लोकसभा है यहाँ स्पीकर बैठा हुआ है, तो इनका सीटिंग प्लान किस शेप में है। एक का शेप मोर जैसा है, जैसे मोर पंख फैलाता है उस टाइप का है। और फिर एक बात और ध्यान देना, डिबेट जब चल रही हो, लाइव चल रहा हो ना लोकसभा राज्यसभा, तो ध्यान देना कि यहाँ जो कारपेट बिछी हुई है उसका कलर क्या है। दोनों का अलग अलग है,
ध्यान रखना, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, पीसीएस में पूछता है, ठीक है। यहाँ मजबूरी है कि इतने सारे फैक्ट हम नहीं लिख पाएंगे, तो यही हो जाएगा, नीला पीला काला करते रह जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखना। और इसको लोअर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ ये भी कह सकते हैं कि राज्यसभा को थोड़ी हाइट दी है, एक रद्दा आगे एक ईंट आगे बढ़ा दिया, थोड़ा ऊंचा कर दिया, उसको नीचे कर दिया, ये कह सकते हैं। दूसरा एक एक लॉजिक और है, वो ये कि इसको अपर हाउस कहते हैं। अपर हाउस ये ब्रिटेन की परंपरा है, जहां सीनियर्स या बहुत इंटेलिजेंट लोगों को समाज के जिस सदन में आप बैठा रहे हो वो आम लोगों का सदन ना हो, वहीं से ये भावना या एस्पिरेशन आई है कि उच्च सदन होगा, हाइयर या अपर हाउस होगा। तो जब एक को अपर कह रहे हो तो दूसरे को लोअर कहोगे, तो एक सेंस ये भी है इसका, ठीक है। और पहले लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता था, और 1954 में हाउस ऑफ द पीपल, अब अभी भी आर्टिकल 81 खोल के देखो, इंग्लिश में अभी भी लिखा होगा हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा अभी भी नहीं लिखा है। तो 1954 में इसका नाम बदल के लोकसभा किया गया, और राज्यसभा उधर राज्यसभा किया गया, वहां काउंसिल ऑफ द स्टेट्स था, ठीक है, ध्यान रखना। अगर ब्रिटेन से कंपेयर करके पूछेगा तो कॉमन्स हाउस हो गया ये, आम लोगों का सदन। वैसे इसको केवल इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया आपने, जो ये लिखा है वही हिंदी में ये है भाई, हाउस ऑफ द पीपल लोगों का सदन, तो लोकसभा क्या हुआ, लोगों की सभा, बात तो वही है, लेकिन नाम ध्यान रखना, ईयर ध्यान रखना कब बदला गया, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है वो है कि इसको फर्स्ट हाउस भी कहते हैं, प्रथम सदन भी कहते हैं। प्रथम इसलिए कहते हैं क्योंकि सारा काम सरकार को चलाने का ये फर्स्ट हाउस ही करता है, लोकसभा ही करती है। बनाओ। बना लिया। हो गया। देखो, लोकसभा में जो मैक्सिमम अलॉटेड स्ट्रेंथ संविधान बताता है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं, 552 लिखा हुआ है, लेकिन दो का प्रोविजन हट गया है, ध्यान रखना। इसमें से दो जो एंग्लो इंडियंस थे, आंग्ल भारतीय, ऐसे अंग्रेज ब्रिटिशर्स जो भारतीय बन गए, ऐसे अंग्रेज जो इंडियन बन गए, उनको आजादी के बाद ये ऑप्शन था कि आप इंडिया में चाहो तो ठहर सकते हो या इंडिया को अपना वतन मान सकते हो। तो जिन अंग्रेजों ने भारत को अपना देश मान लिया, वही लोग भारत में क्या कहलाए, आंग्ल भारतीय कहलाए, एंग्लो इंडियन कहलाए। और उन्हीं लोगों को इस देश में, क्योंकि वो अपना देश छोड़ के यहां रह रहे हैं, नाता खत्म कर रहे हैं उससे, ये बहुत बड़ी बात है, भले ही 2-4 पीढ़ी बात की बात हो,
लेकिन फिर भी डर तो होता है ना, क्योंकि स्किन का कलर साफ बता देगा आप कहाँ के रहने वाले हैं। भाई हम लोग लैटिन्स हैं, हमारी स्किन का कलर डिफरेंट है, और उनको तो उनकी लैंग्वेज से, कल्चर से और कलर से हम पहचान लेंगे। तो उनको इस देश में गैरों जैसा फील ना हो, इनसिक्योरिटी फील ना हो, इसीलिए 2 मेंबर उनकी कम्युनिटी के लोकसभा में भेजे जाते थे, और ये नॉमिनेटेड होते थे, ना कि इलेक्टेड, क्योंकि इनकी आबादी इस टाइम 5 लाख के आसपास है भारत में। तो 5 लाख लोगों पे से तो आप लोकसभा के सीट जीत नहीं सकते, तो जीत नहीं सकते तो फिर अपनी बात रखोगे कैसे संसद में, इसीलिए उनको नॉमिनेट करने का प्रोविजन था। लेकिन ये व्यवस्था, इसको हटाने की बात काफी लंबे टाइम से चल रही थी, उसके पीछे एक कारण है। आपने ममता बनर्जी की पार्टी में एक व्यक्ति का नाम शायद सुना हो, डेरेक ओ ब्रायन। बहुत खतरनाक बोलने वाला बंदा है। पहले जी टीवी पे बॉर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट आता था, उसका होस्ट हुआ करता था वो। मतलब इंटेलेक्चुअल है वो बंदा, आप कभी डिबेट में या उस पर यूट्यूब पे डाल के देखना। मतलब जब बोलता है ना तो सामने वाला स्पीचलेस हो जाता है, इस लेवल का इंटेलिजेंट बंदा है वो एंग्लो इंडियन ही है, और वो लोकसभा का चुनाव जीत के आया है। तो इसका मतलब आप लोगों पे भारतीयों का भरोसा है, तो फिर इस नॉमिनेशन का सेंस नहीं बन रहा। शायद यही सोच के इस प्रोविजन को हटा दिया गया। 104th अमेंडमेंट भारत के संविधान में किया गया था 2019 में, ठीक है। तो 552 में से 2 हट के कितने बचे? तो अब हम ये कह सकते हैं कि अब मैक्सिमम कितने हैं? 550, ठीक है। फिर अगर हम ये कहें कि इनमें से कितनों का इलेक्शन फिलहाल होता है आम चुनाव में, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना, 543 का होता है। बाकी सीटों को खाली छोड़ा गया है। कितनी खाली बची? आगे आओ, यहां बैठो। 543 बची। अब इसमें से कुछ यूनियन टेरिटरी से आती हैं, संघ शासित प्रदेशों से, और बाकी राज्यों से आती हैं। तो क्वेश्चन जो बनेगा ना वो स्टेट से अगर बनेगा तो बहुत होगा कि सबसे ज्यादा किसकी है, वरना एक एक तो बहुत सारे राज्यों की है, तो सबसे ज्यादा किसकी ये बन सकता है, या जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं उसका पूछ सकता है, ठीक। लेकिन आमतौर पे स्टेट्स का पूछे जाने का सवाल नहीं बन पाएगा, लेकिन यूनियन टेरिटरी का बनेगा, ठीक है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी 2 नए भी बने हैं। तो इसमें ध्यान रखना आप कि सबसे ज्यादा कहां से आते हैं? दिल्ली से आते हैं। कितने आते हैं? 7। फिर दूसरे नंबर पे कहां से आते हैं? जम्मू कश्मीर से। कितने आते हैं? 5। फिर उससे ज्यादा कहां से, मतलब इसमें ऑर्डर में अगर हम लिखें तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा? दमन दीव और दादरा नागर हवेली, दोनों को मर्ज कर दिया है। पहले दोनों की एक एक सीट थी, तो अब पूरा अगर एक हो गया तो कितनी सीट हो गई? 2। बाकी जितने यूनियन टेरिटरी बचे सब में एक एक है। लद्दाख 1, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप 8 हो गए। देखना कोई बचा? चंडीगढ़ 1। अनुपम खेर की वाइफ है किरण खेर, वो चंडीगढ़ से एमपी तो है बीजेपी से, एक ही सीट है वहां। किसमें क्या दे रखा है? चंडीगढ़ में 2 हैं, मुझे लगता तो नहीं, लेकिन फिर भी आप पहले बनाओ इसको, अगर होगा तो एक को 2 कर देना। मैं एक बार क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, राज्यसभा की वेबसाइट पे ही करो आप।
दादरा नागर हवेली की एक है। लोकसभा पढ़ रही हो राज्यसभा पढ़ रही हो? वो तो दो सीटें, दोनों को मर्ज कर दिया गया। दिया तो दो हैं, दादरा नागर हवेली की, चंडीगढ़ की एक दी है। कोई बात नहीं, हो सकता है हम ही गलत हो जाते, इसलिए बना लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन शायद यूपी पीसीएस में पूछा था अभी वाले में, कि लोकसभा सीट पे पूछा था, राज्यसभा सीट पे कोई क्वेश्चन था शायद, कि किसकी कितनी सीटें हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन था। या तो राज्यसभा का था या लोकसभा का, याद है किसी को? सोलह, हाँ राज्यसभा का था शायद, सीट किसकी कितनी है ना। लिखोगे राज्यों की, लिखवा दूं? बड़ी लंबी लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिखवा दूं? खुद तो नहीं लिखोगे ये तो पक्का है, तो बेहतर ये है कि लिख ही लो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऐसा ना हो कि चांस निकल जाए हाथ से, गलत हो जाए। लिखो, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कितनी है? 80 है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में लिख रहे हो तो एक बात और लिख लेना, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, ये भी जरूरी है। बंद कर दिया? ठीक। उत्तर प्रदेश में 80 हैं, उसके ब्रैकेट में लिख लो 17 एससी सीट, 17 शेड्यूल्ड कास्ट, और एसटी की कोई सीट यूपी में रिजर्व नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो चाहो तो एसटी और उसके आगे जीरो लिख लो, क्योंकि अगर क्लासिफिकेशन करके पूछा तो हो सकता है गलत हो जाए। दूसरे नंबर पे कौन है सीटों की संख्या के मामले में? महाराष्ट्र लिखो, दूसरा महाराष्ट्र 48, 48। तीसरे पे पश्चिम बंगाल है 42, 42। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके आगे डैश लगा दो, लिखो 42 सीटें। फिर लिखो बिहार 40, बिहारी यूपी के आधे होते हैं, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछता है कि बिहार, क्योंकि लगा हुआ है ना, तो इसीलिए 40 मतलब आधा, 80 इधर 40 उधर। नेक्स्ट लिखो तमिलनाडु 39, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, इसका मतलब तमिलनाडु बहुत बड़ा है, मध्य प्रदेश से 10 सीटें ज्यादा है। नेक्स्ट लिखो मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26,
26, आंध्र प्रदेश 25, राजस्थान 25, दोनों को सर्किल कर लेना एक साथ, आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों को एक साथ, 25-25 हैं दोनों में। नेक्स्ट उड़ीसा 21, केरल 20, तेलंगाना 17, असम 14, झारखंड 14, दोनों को सर्किल कर लेना, सेम है, झारखंड 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, यूनियन टेरिटरी का तो लिख ही लिया था ना, केवल राज्यों का ही लिखना है, ठीक। उत्तराखंड 5, हिमाचल 4, अरुणाचल 2, गोवा 2, त्रिपुरा 2, मणिपुर 2, मेघालय 2। अब ये 2-2 वाले जितने थे ना, इन सबको एक बार सर्किल कर लो। फिर एक एक जिनमें है उनको एक साथ लिख लो, एक लाइन छोड़ के लिखना। नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, इनमें एक एक लोकसभा सीट है, ऐसे लिख लो, इनमें एक एक लोकसभा सीट है। आगे लिखो एक लाइन छोड़ के, 2024 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। इन 2024 17th लोकसभा वाज इलेक्टेड। अब इलेक्शन कब होंगे? 29 में, हाँ 2029 में होंगे ना, 5 साल होंगे। तो प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि 18वीं लोकसभा के चुनाव कब होंगे, लिख दो। 18th लोकसभा विल बी इलेक्टेड, होपफुली लिख लेना, होपफुली विल बी इलेक्टेड, क्योंकि पता नहीं ना, युद्ध युद्ध हो जाएगी तो इलेक्शन तो होगा नहीं। हाँ, वो तो प्रधानमंत्री के ऊपर है, जब चाहे तब करा ले। हाँ, वो कभी भी भंग करवा लेगा, प्रधानमंत्री कहेगा भंग कर दो, राष्ट्रपति भंग करेगा या करेगी, फिर उसके बाद दूसरा चुनाव हो जाएगा। ठीक, इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था। जो ज्यादा कॉन्फिडेंस में होता है ना प्रधानमंत्री, और विपक्ष हल्ला मचाता है, तो कहता अच्छा हमें हिला रहे हो, राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन करता है कि प्लीज डिसॉल्व करो लोकसभा, और इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट भेजता है प्रेसिडेंट के थ्रू कि चुनाव की तैयारी करवाओ। तो वो कॉन्फिडेंस लेके आता है। एक ही आध ऐसा रेयर कोई केस होता है, वरना हर प्रधानमंत्री, सिटिंग प्रधानमंत्री डरता है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उसके खिलाफ काम करता है, मतलब एक ही चेहरा देख देख के हम सड़ चुके हैं, दूसरा ले आओ।
ये कहलाता है एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम प्रधानमंत्रियों में इतनी हिम्मत होती है कि भंग करवाएं और फिर चुनाव करवाएं। चलो आगे लिखो। पहली लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ था। फर्स्ट लोकसभा वाज इलेक्टेड इन 1952। पहली लोकसभा का चुनाव 1952, 1952। जिसमें सत्ता पक्ष के नेता जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। in which Jawaharlal Nehru was elected as the leader of the majority लेकिन किसी भी व्यक्ति को विपक्षी दल का नेता नहीं बनाया गया था। बट नो वन वाज recognized as the leader of opposition in लोकसभा। इस फैक्ट को बहुत ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति लोकसभा में विपक्षी दल का नेता नहीं था। अब कौन है? राहुल गांधी। क्यों नहीं था, उसके पीछे जानते हो कारण क्या है? मतलब जितनी सीट आपके पास होनी चाहिए उतनी थी नहीं किसी के पास। और उस टाइम नेहरू के अलावा कोई दूसरा करेक्टर था ही नहीं। थे लेकिन राजनीति में नहीं थे जो बराबर पे आके किसी पार्टी से खड़े होते और टक्कर दे देते। एक ही पार्टी कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी थी, और वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी जो होनी चाहिए थी वो लगभग गवा चुकी थी। तो इसीलिए कोई विपक्षी दल का नेता नहीं था। पहली बार ऐसा कब हुआ? 1969 में। लिखो एक लाइन छोड़ के। 1969 में अच्छा एक मिनट रुको, इसको लिखने से पहले एक बात और लिख लो। हो सकता है पूछ ले कि विपक्षी दल का नेता तो नहीं था, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टी का लीडर कौन था जो चैलेंज करता था? और बड़े मजे की बात बताऊं, उस बंदे को जेल में डाला गया था। AK गोपालन नाम था उस आदमी का। कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर हुआ करता था, जनरल सेक्रेटरी। इसके खिलाफ मुकदमा चला था। AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का एक केस आया था। और किस केस में अंदर किया था मालूम है? प्रिवेंटिव डिटेंशन सुना है? आर्टिकल 22 जब पढ़ रहे थे, निवारक निरुद्धि, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत AK गोपालन को अरेस्ट करके रखा था। और ये बड़ा लैंडमार्क केस माना जाता है भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट के डेवलपमेंट में। तो लिख लो, उसको काट दो, जो भी लिखा उसको काटो। लेकिन पहली लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता AK गोपालन थे। बट AK गोपालन वाज द लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। ब्रैकेट में लिख लो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब 1969 वाला जो लिख रहे थे ना, वो लिखो नेक्स्ट लाइन में। 1969 में पहली बार आधिकारिक रूप से डॉक्टर राम सुभाग
सिंह, राम सुभाग सिंह को लोकसभा में विपक्षी दल का नेता माना गया। In 1969, Dr. Ram Subhag Singh was officially recognized as the first leader of opposition in Lok Sabha। फिर एक पॉइंट और लिखो, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता को, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता को कानूनी दर्जा 1977 के कानून से दिया गया। The statutory status to the leader of opposition was given in 1977। मतलब एक होता है कि पहली बार किसी को मानना कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन है और इतने % सीट लाया है इसलिए है, ठीक है। फिर आपने उसको कानूनी दर्जा दिया। कानूनी दर्जा का मतलब 1977 में पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एक्ट पास हुआ, अधिनियम पास हुआ है। तो जब अधिनियम पास करके आपने बताया कि 1/10 या जितना भी कि इतनी सीटें जो लाएगा वो व्यक्ति विपक्षी दल का नेता कहलाएगा, तो ऐसा पहली बार 1977 में हुआ मान्यता के हिसाब से। लेकिन अगर पूछेंगे पहला व्यक्ति, तो व्यक्ति के तौर पे राम सुभाग सिंह, ठीक है। चलो अच्छा, कुछ फैक्ट लिखते चलो। लोकसभा में प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली अपनाई जाती है। मतदान प्रणाली अपनाई जाती है। इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शन मेथड इज यूज्ड। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं इसको, प्रत्यक्ष चुनाव जो लोकसभा में यूज होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ABCDEF कितने भी लिख लो, भारत में चुनाव लड़ने पे कोई पाबंदी है? कोई भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रखता है चुनाव लड़ सकता है। पार्टी से लड़ेगा तो पार्टी से सिंबल मिलेगा, पार्टी मान्यता देगी। पार्टी से नहीं अगर बात बन रही है तो निर्दलीय लड़ते हैं, है ना। तो इसका मतलब अगर भारत में निर्दलीय लोगों को भी इंडिपेंडेंट लड़ने की भी आजादी है, तो इसका मतलब है कि कोई भी फॉर्म भर सकता है। फिर तो जो भी सिक्योरिटी मनी जमा होनी है उतनी कर लो, और जितने लोगों से साइन करवाने हैं उतने लोगों से वोटर के तौर पे साइन करवा ही लेते हैं, क्योंकि उतने तो उसके घर में ही होते हैं, ठीक। तो फॉर्म तो भर सकते हैं आप, लेकिन समस्या ये है कि जीतेगा कौन। अब जितने ज्यादा लोग खड़े होंगे उतना ही वोट बढ़ता है। अमेरिका में 2 कैंडिडेट खड़े हैं तो वोट दोनों के बीच बटेगा। 100 वोट है, 50 से किसी को ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे। टाई होने के चांस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर, एक्सेप्शन है। भारत, क्योंकि अगर हम अमेरिका को देख रहे हैं तो अमेरिका 350 साल पुराना लोकतंत्र है और भारत केवल 75 साल पुराना लोकतंत्र है। तो 5 गुना टाइम हमारे पास कम हुआ है अभी इसके मुकाबले। तो हम इससे कंपेयर करें, ये बड़ा नाइंसाफी है भारत के साथ। इसीलिए भारत ने सभी को छूट दी है कि लोकल लेवल पे जो जैसा नेता है
वो चुनाव लड़े, अपने लोगों को कन्विंस कर ले और चुनाव जीत जाए। कैसे देखो, ए को मिले 20% वोट, इसको मिले 10% वोट, इसको 8%, ऐसे कम होते चले गए। और सबसे कम एक एफ नाम का व्यक्ति था और वो दो ही लोग थे, हस्बैंड वाइफ, दो ही वोट पड़े। तो वोट, चुनाव लड़ने के तो अधिकार है ना, तो दो मिले कितने भी मिले उससे फर्क नहीं है। अब आप ध्यान दो, अमेरिका में अगर ये चुनाव होता तो केवल दो कैंडिडेट होते, लोगों की चॉइस सिर्फ दो होती, तो वोट 50 से प्लस इसको होता या इसको होता, एक जीत जाता। भारत में अभी हम लोकतंत्र के खेल खेलने के लिए लोगों को कह रहे हैं, खेलो, जितने ज्यादा लोगों को अपने फेवर में ले आओगे उतने ही तुम लोकतंत्र में हावी होते चले जाओगे। हावी का मतलब पॉपुलर होते चले जाओगे और सत्ता में आओगे। अब इनमें वैसे देखो तो शायद किसी को हम चुन नहीं रहे ढंग से, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट इसके पास है, और इसके पास अगर इतने वोट हैं तो इसका मतलब इसके खिलाफ कितने परसेंट वोट पड़ा हुआ है। तो ये तो मजाक हो जाएगा ना अगर हम कह दें कि ये विनर है। भाई 80% लोगों ने रिजेक्ट किया है इसको, भले ही 20 ने पसंद किया, लेकिन नए लोकतंत्र में कहा जाता है कि विरोध वालों को मत सुनो, बल्कि जिसको ज्यादा मिला है उसको सुनो। यही कहलाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। मतलब ये ट्रैक है, इस पे रेस लगनी है, ठीक है, यहां फीता बंधा हुआ है। अब आप जरा कल्पना करो, अगर आप कहोगे कि इस फीते पे जो सबसे पहले पहुंचेगा, इस रिबन को जो सबसे पहले टच करेगा वो विनर है, ठीक है। इसी ट्रैक पे आपने पहले अमेरिका नाम के लोगों को या अमेरिका जैसे देशों को, वहां की व्यवस्था को दौड़ाया, तो वो तो हेल्दी और फिट थे क्योंकि 350 साल उम्र हो चुकी है उनकी, तो वो तो फटफट यहां जाके रिबन को टच कर दिया। हम जैसे जो अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, लोकतंत्र के मामले में 75 साल ही एज हुई है, और लोकतंत्र में 75 साल कुछ भी नहीं होता। तो आप जब दौड़ रहे होगे तो बहुत सारे लोग लड़खड़ा रहे होंगे, उनमें से एक आध ऐसा होगा जो यहां तक पहुंच पाएगा, क्योंकि अभी छोटे हो आप, 75 साल के ही हो, वो 350 साल का है, तो यहां तक पहुंचा, रेवन को किसी ने टच नहीं किया। तो क्या ये रेस खत्म कर दी जाए कि नहीं कोई विनर नहीं है? ये बड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जिस तरीके के लोगों के बीच हैं उसी तरीके से रेस का माहौल बनाओ ना, तो फिर हम कहेंगे कि चलो जो सबसे इसके सबसे करीब आया है वो विनर है, यही यहां लिखा हुआ है। समझ में आया? यानी कि इसके सबसे करीब जो आया होगा, तो सबसे करीब कौन है? ए है, इसलिए ये विनर होगा। ये है डायरेक्ट इलेक्शन मेथड की सबसे बड़ी कमी, कि विरोध की आवाज दबा दी जाती है या सुनी नहीं जाती। ठीक है, ये कमी है इसकी। चलो आगे लिखो। इसके चुनाव में, इसके चुनाव में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है, जो पहले 21 साल थी। द मिनिमम एज टू कंटेस्ट, नहीं टू, एक मिनट रुको, मतदाता लिखा है ना, हाँ, द मिनिमम एज ऑफ द वोटर्स इन दिस इलेक्शन इज 18 years। प्रीवियसली इट वाज 21 years, मतलब 21 से 18 की है, ब्रैकेट में लिख लो, बाई 61 अमेंडमेंट 1988, 61वें संशोधन 1988 से ऐसा किया गया था।
कई किताबों में लिखा है 89, तो ध्यान रखना 89 में लागू हुआ था। ये एक्ट है, संशोधन 88 में हुआ है, 1988 में, ठीक है। फिर अगला फैक्ट लिखो, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 साल होती है। द मिनिमम एज इज 25 ईयर्स। फिर आगे लिखो, प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं। इन एवरी 5 years लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड। और पुरानी लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। एंड द प्रीवियस लोकसभा इज डिसॉल्व। इसीलिए इसके सदस्यों को 5 वर्ष का कार्यकाल मिलता है। That's why the members have the tenure of 5 years. लेकिन बार बार चुने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, बट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर री इलेक्शन। एक टाइटल बनाओ, स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा की विशेष शक्तियां। विशेष का मतलब जो राज्यसभा को ना हो। स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा की विशेष शक्तियां। देखो वहां आपने लिखा था राज्यसभा की विशेष शक्तियां, अब लिख रहे लोकसभा की विशेष शक्तियां। क्यों ये शब्द आ रहा है? कोई भी बिल या तो राज्यसभा में आएगा या लोकसभा में आएगा, यही नियम है। और यहां से राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब अनुमति दे देता है तो वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। ये आम बात है और आप लिख रहे हो विशेष। समझ में आया? यानी कि कहां लोकसभा और राज्यसभा इक्वल है, वो इस मामले में है। आप बिल या तो यहां लाओगे या यहां लाओगे, और पास दोनों से कराना पड़ेगा, तो इक्वल पावर हो गई। तो ये बात तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस मामले में तो दोनों सेम है। यहां क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्वेश्चन बनेगा स्पेशल क्या है जो राज्यसभा को नहीं है, और राज्यसभा में लिख रहे हो तो बताओ कि लोकसभा को क्या नहीं है। इस पे मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब लिखो पहला पॉइंट, केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद
केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लोकसभा, की उत्पत्ति लोकसभा से ही होती है। लेकिन कोई व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य या दोनों में से किसी का सदस्य ना होते हुए भी, दोनों में से किसी का भी सदस्य ना होते हुए भी मंत्रिपरिषद में मंत्री बन सकता है। बट एनी राज्यसभा मेंबर और any person neither from Lok Sabha nor from Rajya Sabha may become the minister in the union government। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, ये वाला पॉइंट ध्यान से समझना। जैसे ये लोकसभा है, चुनाव हुआ, डिक्लेयर हो गया, फिर सिर्फ डिक्लेयर होने से नहीं होता कि एनडीए नाम का एक अलायंस है उसको सीटें ज्यादा आई, तो न्यूज चैनल पे तो सब हल्ला मच जाता है कि अरे फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, एनडीए जीत गया वगैरह वगैरह। ऑफिशियली ये सब बातें नहीं हो रही। ऑफिशियली ये सब कब होगा पता है? जब एनडीए अपने एक व्यक्ति को, यानी कि जितने लोग जीत के आए हैं, कोई पार्टी भी हो सकती है, एनडीए में वैसे मेन बीजेपी ही है, तो कोई पार्टी का नाम लिख लो आप, वो लोग सब बैठ के एक बार अपना लीडर चुनेंगे। हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है, लीडर का, जिसको एनडीए ने चुना है या लोगों ने चुना है, उन लोगों ने चुन के आए हैं लोकसभा के मेंबर। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम इस नाम के व्यक्ति को लीडर चुन रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति इन लोगों से साइन करवा के, जो जो जीत के आए हैं, वैसे तो ये फॉर्मली अंडरस्टूड है कि जो बीजेपी के टिकट से एनडीए अलायंस से जीत के आया है वो किसको सपोर्ट करेगा? जिसके नाम पे चुनाव हुआ होगा, जैसे नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव हुआ या उन्होंने कैंपेनिंग की। अब आप जरा कल्पना करो, ये व्यक्ति इन सबके डिटेल्स को लेके राष्ट्रपति के पास आएगा और राष्ट्रपति से कहेगा कि मेरे पास इस वाले हाउस का न्यूनतम समर्थन जो रिक्वायर्ड होता है वो है मिनिमम सपोर्ट या मिनिमम मेजॉरिटी, ये मेरे पास है। इस बात को चेक करने के लिए कि तुम्हारे पास इतना समर्थन है या नहीं है, झूठ तो नहीं बोल रहे, तो राष्ट्रपति ये तो कहेगा चलो ठीक है आप कह रहे हो, और हमने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा है तो उसने कहा है हाँ कि इतनी इतनी सीटें आई हैं, लेकिन हम अभी भी भरोसा नहीं कर रहे, तो आप एक काम करो, हम आपको ये बना दे रहे हैं, ठीक है, हम आपको पीएम बना दे रहे हैं, अब आप वापस जाओ और जो बात आप हमसे कह रहे हो वो यहां दिखाओ जाके। और यहां जब वो व्यक्ति बहुमत साबित करवाता है कि हाँ मेरे पास इतने लोग हैं, आमतौर पे पता तो सभी को होता है ना, राहुल गांधी को भी तो पता है बीजेपी जीत के आई है,
तो कौन विरोध करेगा वहां? तो पता है, तो मान लो सबने हाथ खड़े कर दिए, हु इज इन फेवर ऑफ नरेंद्र मोदी और एनडीए, तो हाथ खड़े हो गए, मतलब ये काउंट हो गया, हेड काउंट बोलते हैं उसको, काउंट कर लिया, इतना समर्थन मिनिमम है। जब इतना हो जाएगा तब राष्ट्रपति ने जिसको अपॉइंट किया है वो कहेगा मेरे से अकेले काम नहीं हो पाएगा, मैं अपनी एक टीम बनाऊंगा, उस टीम को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाएगा, मंत्री परिषद कहा जाएगा। अब क्योंकि वो अथॉरिटी लेके आया है राष्ट्रपति से, खुद तो चुन लिया गया, अब राष्ट्रपति ने ये कह के भेजा था कि बहुमत साबित करना और फिर अपनी टीम बना लेना काम बांटने के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट दे देना सबको। अब आप समझ ही रहे हुए कि अकेले वही व्यक्ति डिसाइड कर लेता है कि किसको कौन सा मंत्रालय देना है। ठीक, अब फिर से सोचो, इतना समर्थन आपने कहां दिखाया है? लोकसभा में। तो मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री सरकार चलाने की अथॉरिटी कहां से लेके आ रहा है? लोकसभा से ला रहा है। बात समझ गए? लिखो आगे। मंत्री परिषद के गठन के लिए, अगला पॉइंट, मंत्री परिषद के गठन के लिए न्यूनतम 50% से अधिक, न्यूनतम 50% से अधिक लोकसभा में समर्थन जरूरी होता है। टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कॉमा, the minimum majority of 50% plus is required. ठीक है, ब्रेक लेना? चलो ठीक है, 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट।